तो बच्चों आज हम बात करेंगे C4 चक्र की। किसी बात की करेंगे? C4 चक्र की। तो ये अपने पास क्या हुआ? C4 चक्र हुआ। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था C3 चक्र, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो CO2 स्थिरीकरण होता है, डार्क रिएक्शन होती है, उस डार्क रिएक्शन के अंदर 3 प्रकार के हमारे पास चक्र होते हैं, जो 3 प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जो CO2 स्थिरीकरण करती हैं। ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, ठीक है। मैक्सिमम प्लांट, जो अर्थ पर मैक्सिमम प्लांट्स हैं हमारे पास, जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं वो C3 साइकिल को प्रदर्शित करते हैं। मेनली एंजियोस्पर्म की बात मैं करूँ आपको डोमिनेंट फॉर्म में, तो वो सभी C3 चक्र को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एक बीजपत्री में आते हैं, घास कुल के अंदर आते हैं, वो पौधे पादप जो होते हैं वो C4 चक्र प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि C4 चक्र है क्या। मैंने आपको पहले समझाया था, वैसे सेम उसी बात करता हूँ मैं। जिन पादपों में अंधकार अभिक्रिया डार्क रिएक्शन में CO2 के स्थिरीकरण द्वारा प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला बनता है, वो तो कहलाते हैं C3 पादप। तो 3 कार्बन वाला उत्पाद कौन सा था? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर? और जिन पादपों में प्रथम उत्पाद CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद क्या बनता है? OAA, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन होता है, इसे को बोलते हैं C4। क्लियर है? तीसरा एक प्रकार पढ़ा था मेरे नाम था कैम साइकिल, वो इंटरमीडिएट होता है, दोनों का मध्यवर्ती होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? C4 चक्र की। तो C4 चक्र मतलब C4 चक्र कुछ पादपों में CO2 स्थिरीकरण का एक दूसरा चक्र है, ठीक है। अर्थात कुछ पादप जो होते हैं मोनोकोट के और कुछ ही पादप डाइकोट के होते हैं, वो CO2 स्थिरीकरण द्वारा एक उत्पाद बनाते हैं जो 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं C4 चक्र। क्लियर? तो यहाँ मैंने इसको समझाया हुआ है। इस C4 चक्र को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या DCA साइकिल। DCA साइकिल क्यों बोलते हैं? तो ये OAA, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? DCA, डाई कार्बोक्सिल एसिड हो गया। और इसे हम बोल सकते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक वैज्ञानिक का नाम बच्चों, हैच और स्लैक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, तो इनका नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है। क्योंकि इस के बारे में, जो चक्र के बारे में सबसे बताने वाले थे, इसकी खोज के बारे में कि ऐसा OA बनता है, वो थे कॉर्टशैक। और लेकिन इसकी जो डिटेल स्टडी की थी, अध्ययन जो किया था डिटेल रूप से, वो किसने किया था? हैच एंड स्लैक ने किया था, ठीक है। तो वापस हम बात करते हैं, इसे हम जानते हैं क्या? डाई कार्बोक्सिल एसिड के नाम से, और हैच एंड स्लैक पाथ के नाम से जानते हैं। इट इज एन अनदर वे ऑफ द CO2 फिक्सेशन। ये CO2 फिक्सेशन का एक दूसरा पथ है। क्या है ये? दूसरा पथ है। किसका? CO2 स्थिरीकरण का। CO2 स्थिरीकरण का एक दूसरा पद है, दूसरी विधि है, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पर कॉर्शैक एंड हर्ट, पहला साइंटिस्ट कौन सा आया? कॉर्शैक एंड हर्ट। सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे कॉर्शैक हर्ट, जिन्होंने गन्ना की पत्तियों, गन्ने जो पौधा होता है, गन्ने की पत्तियों पर वर्क किया और उस पर कार्य करके इन्होंने बताया था कि अंधकार अभिक्रिया में सबसे पहले जो डार्क रिएक्शन होती है, उस अभिक्रिया में एक 4 कार्बन वाला एसिड बनता है, जिसका नाम है OAA। तो कॉर्शैक और हर्ट्स वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बताया था कि that the OAA, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, इज फॉर्म ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। कहाँ बनता है? OA कहाँ बनता है? अंधकार अभिक्रिया में। कहाँ बनता है? अंधकार अभिक्रिया में एक एसिड बनता है जिसका नाम OA होता है, अंधकार अभिक्रिया में, ठीक है। ये बात उन्होंने बताई थी। और किसकी पत्तियों में बताई थी? गन्ने की पत्तियों में। किसकी पत्तियों में? गन्ने की पत्तियों पर दिन क्या था? तो कॉर्शैक एंड हर्ट ने गन्ने की पत्तियों पर वर्क किया और बताया कि गन्ने की पत्तियों में डार्क रिएक्शन के दौरान एक 4 कार्बन वाला पदार्थ बनता है, जिसे बोलते हैं OAA। क्या बनते हैं? OAA। इस बात को लेकर हैच एंड स्लैक ने अध्ययन किया था। तो हैच एंड स्लैक जो वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद
इन्होंने एक चक्र प्रतिपादित किया जिसको हम बोलते हैं C4 चक्र। क्या बोलते हैं? C4 चक्र। तो इन्होंने क्या किया था, डिटेल स्टडी की थी इसकी पहले, एंड प्रपोज ए पाथवे, और पाथवे प्रोसेस किया था ऑफ द डार्क रिएक्शन इन सुगरकेन और मेज लीफ। गन्ने और मक्का की पत्तियों में उन्होंने अध्ययन किया हैचेसलैक ने, और करने के बाद उन्होंने एक चक्र प्रतिपादित किया जिसका नाम दिया गया C4 चक्र। ठीक है, और इन्हीं के नाम से इसको हम बोलते हैं हैचेसलैक पाथवे भी कहते हैं। क्लियर है? कई बार नाम एग्जाम में लिखा नहीं आता C4 चक्र, कई बार नाम लिखा नहीं आता है, तो लिखा क्या आता है वहाँ पे? हैचेसलैक। जैसे C3 का दूसरा नाम क्या था? कैल्विन बेंसन साइकिल, क्योंकि उन्होंने खोजा था। ऐसे C4 चक्र का नाम क्या होता है? हैचेसलैक पाथवे होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि C4 जो पादप होते हैं, ऐसे पादप जिनमें ये चक्र मिलता है उन्हें C4 पादप कहा गया, C4 प्लांट कहा गया। ठीक है, और ऐसे पादपों में जैसे गन्ना और मक्का के अध्ययन की उन्होंने बताया था, इन पादपों में प्रथम अंधकार अभिक्रिया में प्रथम जो बनता है या CO2 के स्थिरीकरण द्वारा बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक जो होता है वो OAA होता है। क्या होता है? OAA। CO2 के स्थिरीकरण द्वारा बनने वाला प्रथम जो स्थायी यौगिक होता है वो कौन सा होता है? OAA। और OAA का फुल फॉर्म ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसे इसको DC साइकिल कहते हैं। और ये जो OA होता है कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन का। कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन का, इसलिए इसे C4 चक्र कहा गया। क्लियर? हमने C3 नाम क्यों दिया था? C3 में बनने वाला प्रथम यौगिक क्या होता? PGA, फॉस्फोगैल्सिक एसिड। कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का, इससे क्या बोला हमने उसको? C3 साइकिल। ऐसे हमने इसको क्या बोला? C4 साइकिल। क्लियर है? तो C3 C4 समझ में आया आपको? C3 साइकिल जिन पौधों में मिलता है वो C3 प्लांट, C4 जिन पौधों में मिलता है वो C4 प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। C4 साइकिल जो होता है बच्चों, वो मुख्यतः एक बीजपत्री पादप में मिलता है। मैं लिखा हुआ है प्रेजेंट मोनोकोट प्लांट, एक बीजपत्री पादपों में मुख्यतः मिलता है, और कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी C4 चक्र पाया जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे, सिंपली पूछूं, क्वेश्चन देके पूछता हूं एक कि C4 चक्र पाया जाता है, तो मैं क्वेश्चन को मोनोकोट, डाइकोट ऐसे लिखूं तो क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट, तो क्या आएगा? मोनोकोट्स के अंदर। तो C4 प्लांट्स होता है बच्चों, उसके अंदर ये चक्र मिलता है, वो मुख्यतः क्या मिलता है? एक बीजपत्री पादप मिलता है मुख्यतः। और एक बीजपत्री पादप में किसे मिलता है? घास के सदस्यों में, साइप्रेसी और ग्रैमिनी, दो ये फैमिली होती है जिनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पादप भी हैं जो अपवास रूप हैं, जो द्विबीजपत्री हैं, डाइकोट हैं, परंतु उनमें भी C4 चक्र पाया जाता है। तो अपवाद का क्वेश्चन मेडिकल में आता है, मेडिकल क्वेश्चन आता है आपका, 4 नाम दे दिए, पूछ लिया इनमें से कौन सा C4 पादप है, कौन सा C3 पादप है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ एक आपको, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा C3 पादप है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है गन्ना, मक्का, चावल और गेहूँ। अब बताइए कौन सा है। तो ये चारों ही मोनोकोट है, परंतु गेहूँ इसका अपवाद है, इसलिए क्या है? गेहूँ कैसा है? C3 प्लांट है। ऐसे ही 4 आपको डाइकोट प्लांट दे दिए, परंतु उसमें चोलाई दे दिया, बथुआ दे दिया, एकाएंथस दे दिया, वो क्या है? आपके C4 प्लांट है। तो डाइकोट प्लांट भी C4 चक्र प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो क्लियर कट कि C4 साइकिल प्रेजेंट इन द मोनोकोट प्लांट मेनली, but dicot plant also contain the C4 cycle. For example, amaranthus, amaranthus किस नाम बच्चों? amaranthus को कहते हैं हिंदी में चौलाई। क्या बोलते हैं? चौलाई। ठीक है, दूसरा होता है चीनोपोडियम, चीनोपोडियम का किस नाम है? बथुए का। किस नाम है? बथुए का। तीसरा आपका यूफोर्बिया होता है, यूफोर्बिया पौधा उसमें मिलता है, हेट्रा दूधी जिसे कहते हैं, दूधी, यूफोर्बिया हेट्रा दूधी होती है। चौथा हम बात करें एकाइरेंथस, उल्टा कांटा, लेटजीरा जो होता है उल्टा कांटा एकाइरेंथस होता है। ये सारे पौधे कैसे हैं? डाइकोट प्लांट है। कैसे हैं? द्विबीजपत्री हैं, परंतु इन सब में भी क्या मिलता है? C4 चक्र पाया जाता है। एक चीज़। दूसरा, अगर मैं पूछूं आपसे कि एक बीजपत्री में C4 चक्र का अपवाद कौन सा है, तो यहाँ वीट और बार्ले, देखो ये लिखा हुआ वीट एंड बार्ले। वीट का मतलब गेहूँ, और दूसरा होता है आपका जौ, ये दोनों इसके अपवाद है। तो हम पहले यहाँ बात करें कि C4 चक्र होता है अकर अबाउट द 1500 हमारे पास स्पीसीज हैं इसकी, और ये जो 19 फैमिली से संबंधित होती हैं,
मोनोकॉट्स के अंदर हम बात करें एक बीजपत्री के अंदर तो ग्रैमिनी एंड साइप्रेसी दो फैमिली हैं। गेहूं कुल होता है, ये ग्रैमिनी कुल है, इसको आप कह सकते हैं ग्रैमिनी। और ये कौन सा है आपकी फैमिली? साइप्रेसी फैमिली होती है। घास कुल, दोनों ही घास कुल के अंदर आते हैं बच्चों। ये इनके एग्जाम्पल जैसे शुगर केन है, मक्का है, सोरगम मतलब ज्वार है, ओट्स जई है, बाजरा है, सीडस घास होती है इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल है जो C4 प्लांट को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वीट एंड बार्ले, गेहूं और जो ऐसे हैं जो C3 प्लांट है। तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, गेहूं और जो होता है, ये दोनों क्या हैं आपके एक बीजपत्री पौधे हैं, परंतु ये C3 प्लांट है, C4 इसका अपवाद है। ऐसे आर्टिप्लेक्स हेस्टेटा और आर्टिप्लेक्स पेटुला, ये दो जो हैं ग्रास कुल की फैमिली के मेंबर हैं, ये भी क्या है आपका C3 पादप है। कैसे हैं? C3 पादप है। तो ये चारों मोनोकोट हैं, और चारों मोनोकोट होने के बाद भी ये चारों क्या हैं? C3 पादप हैं, C4 नहीं है। तो एक बीजपत्री पादपों में भी अपवाद है और द्विबीजपत्री पादपों में भी अपवाद पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेडिकल पर्पज से जो आता है, मेडिकल में आता है, हर 2 साल में आया हुआ है आपके, तो ध्यान रखना है इसका। अब हम बात करते हैं कि C4 पादप के लक्षण क्या हैं। ये मैं लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द C4 प्लांट्स, इसको हम बोल सकते हैं C4 पादप के लक्षण। तो अगर मेरे पास एक C3 पादप है और एक C4 पादप है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा उनको कि इनमें क्या अंतर है। तो C3 और C4 पादप के हम बात करें तो उनमें कुछ अंतर होते हैं। ये अंतर क्या क्या हो सकते हैं? छोटे छोटे अंतर हो सकते हैं। कैसे? C4 पादप जो होता है उनकी आकारिकी में, उनकी कार्यकी में, उनकी जो फिजियोलॉजी है उनमें चेंज होता है। उनमें क्लोरोप्लास्ट का अंतर होता है, लीफ में डिफरेंस होता है, लीफ एनाटॉमी डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस पाए जाते हैं। तो मैं लिखा है यहाँ पर C4 पादप के लक्षण। ठीक है, अब क्या क्या होंगे वो हम बात करेंगे एक एक करके। दोज प्लांट रिप्रेजेंट द C4 साइकिल, जो पादप C4 चक्र को प्रदर्शित करते हैं। दोज प्लांट्स रिप्रेजेंट द C4 साइकिल, वे पादप जो C4 चक्र को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, CO2 फिक्सेशन के अंदर, वो सारे कहलाते हैं C4 प्लांट कहलाते हैं C4 प्लांट। इसका मतलब वे सभी पादप जो C4 चक्र को प्रदर्शित करते हैं C4 प्लांट कहलाते हैं। और इन प्लांट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, लक्षण कैसे होते हैं? सबसे पहला लक्षण आता है बच्चों, दे प्रेजेंट क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी हिंदी में बोलते हैं इसको क्रेन्स एनाटॉमी। क्या मिलता है इसमें? क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है? पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है, एनाटॉमी हम बात करते हैं डाइकोट और मोनोकोटिलेडोनस संरचना की, तो इसके अंदर क्या होता है? पत्ती के अंदर 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक बंडल सीड सेल और एक बेजोफिल सेल जो पाई जाती हैं। इसलिए इसमें क्रेन्स नामक विज्ञान से हो जाता है इसको, इसलिए नाम बोलते हैं इसको क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, ये मुख्य लेटर होता है। तो C4 प्लांट जो भी होगा, चाहे वो डाइकोट या मोनोकोट है, उसमें क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाएगी, पहला लक्षण। दूसरा, दे रिप्रेजेंट डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्रेन्स एनाटॉमी जो प्रेजेंट कर रहा है उसमें 2 प्रकार की कोशिका होंगी, मेसोफिल कोशिका, बंडल सीड कोशिका। उन दोनों में जो उपस्थित क्लोरोप्लास्ट है वो अलग होंगे, छोटे होंगे, घेनायुक्त होंगे, बड़े होंगे, क्लोरोना रहित होंगे। अर्थात एक क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो लाइटेशन करेगा, प्लस में आपका CO2 फिक्सेशन करेगा C4 चक्र के द्वारा, और दूसरा जो होगा वो C3 चक्र करेगा, CO2 फिक्सेशन करेगा। तो यहाँ पर CO2 का जो फिक्सेशन होता है 2 बार होता है, एक बार घेनायुक्त क्लोरोप्लास्ट में, एक बार स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, प्रकाश अवसन नहीं होता। क्या बताया था मैंने आपको? C3 पादपों में प्रकाश अवसन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश अवसन नहीं होता। क्लियर? चौथा कारण आता है हमारे पास, CO2 फिक्सेशन होता है वो 2 बार होता है। कितनी बार होता है यहाँ पर? 2 बार, 2 टाइम होता है। CO2 फिक्सेशन कितना होता है? 2 टाइम्स होता है, 2 बार होता है यहाँ पर। पहला जो होता है फिक्सेशन वो होता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल मतलब फल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्ण मध्यो तक कोशिका। क्या बोलते हैं? पर्ण मध्य तक कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा जो CO2 फिक्सेशन होता है यहाँ पर सेकंड वाला, वो होता है बंडल सीट में। कहाँ होता है? बंडल सीट कोशिकाओं में होता है। तो CO2 का स्थिरीकरण भी 2 प्रकार होता है,
पहला बेजोफिल सेल में, दूसरा बंडल शीट के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है CO2 रिसेप्टर कौन सा होता है। यहाँ प्रथम CO2 ग्राही जो होता है वो यहाँ पे होता है PEP का मतलब होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। कौन सा होता है? फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है। और एंजाइम कौन सा काम आता है? पैपकेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पैपकेज एंजाइम काम आता है। जबकि C3 साइकिल कौन सा था? RUBP प्रथम ग्राही था और एंजाइम कौन सा था? रोबिस्को एंजाइम था। ठीक है, यहाँ पर प्रथम जो CO2 ग्राही होता है वो पैपकेज होता है और द्वितीय CO2 ग्राही होता है वो कौन होता है? रूबिस्को होता है। सेकंड CO2 रिसेप्टर कौन होता है? रूबिस्को। इसका मतलब 2 बार CO2 का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया कहाँ होती है? बेजोफिल सेल में। ये वाली प्रक्रिया कहाँ होती है? कहाँ पे होती है बताइए? बंडल शीट सेल में होती है। अगला जो आता है बच्चों वो आता है C4 प्लांट जो होते हैं बोट टाइप साइकिल। बोट टाइप साइकिल का मतलब हुआ कि C4 प्लांट C4 है परंतु उसमें साइकिल दोनों चल रहे हैं, C4 भी चल रहा है और C3 भी चल रहा है। मेजोफिल सेल में C4 होता है और बंडल शीट में C3 साइकिल होता है, अर्थात दोनों साइकिल चलते हैं। ये नहीं होता कि C4 में C3 नहीं होगा, C3 तो होगा परंतु C4 भी होगा। तो C4 साइकिल जो होगा मेजोफिल सेल में होता है, पर्णमोदित कोशिका में होता है, और C3 चक्र जो होता है कहाँ होता है? बंडल शीट सेल में पाया जाता है। क्लियर है? दोनों साइकिल चलते हैं। लास्ट जो आता है इसमें वो आता है इस चक्र के अंदर हमारे पास 30 ATP और 12 NADPH2 खर्च होते हैं। कितने होते हैं? 30 ATP और 12 NADPH2 खर्च होते हैं एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए। C3 में कितने होते थे? 18 ATP 12 NADPH2। ठीक है, तो C3 चक्र में कितनी बार चलता था साइकिल नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? चक्रीय चक्रीय फॉस्फोरीकरण 6 बार चक्रीय, 6 बार अचक्रीय चलता था। लेकिन C4 चक्र के अंदर हम जब बात करते हैं तो 12 बार चलता है कौन सा? साइक्लिक। 12 बार कौन चलता है? साइक्लिक। और 6 बार चलता है नॉन साइक्लिक। ये ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं आपसे C4 चक्र में कितने चक्रीय अचक्रीय फॉस्फोरीकरण होते हैं तो फिर C4 चक्र में एक ग्लूकोज अणु के फिक्सेशन के लिए, निर्माण के लिए 12 बार चक्रीय और 6 बार अचक्रीय चक्र चलते हैं। क्लियर है? बात समझाई? इसलिए 12 24 और 36 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका C3 और C4 में कुछ अंतर और C4 चक्र के बारे में वर्णन था। तो आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम चक्र पढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे थे C4 साइकिल की और C4 चक्र के अंदर हमने पढ़ा था क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। तो क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्रेंज एनाटॉमी होती है पत्ती की संरचना। C4 जो पादप होते हैं उनमें जो पत्ती होती है उस पत्ती के अंदर संरचना में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक सामान्य रूप से पाई जाने वाली सेल मेसोफिल सेल होती है जो पर्णमोदित कोशिकाएं होती हैं, और दूसरा जो होता है वो खास सेल होती है बंडल शीट सेल। जो वैस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ एक मोटी भित्ती वाली सेल पाई जाती है जो उसको वैस्कुलर घेर रहती है, उसको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल या बंडल आच्छादित कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बंडल आच्छादित कोशिका। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाई जाती है। तो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर की दिख रही है बड़ी बड़ी, ये सेल्स क्या हैं? बंडल शीट सेल। और ये छोटी दिख रही है ग्रीन कलर की, ये क्या है? मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पत्ती होती है संरचना में, उस पत्ती में उसको बोलते हैं हम लोग क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। तो C4 पादप की पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं जिन पादप की पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है वो सभी पादप C4 चक्र को उपस्थित करते हैं, चाहे वो मोनोकोट हो या वो डाइकोट हो। क्लियर? तो मैंने यहाँ लिखा था C4 प्लांट लीफ एनाटॉमी। ठीक है, तो C4 लीफ एनाटॉमी होती है वो क्या होती है? क्रेंज एनाटॉमी होती है। क्लियर? यहाँ पर देखो ये ऊपर क्यूटिकल है, फिर ये अपर एपिडर्मिस है, ये स्टोमेटा है, फिर ये मेसोफिल सेल्स होती हैं, बीच में ये इधर आपके बंडल शीट सेल्स है, फिर इसके अंदर फ्लोएम एंड जाइलम भरे हुए हैं। तो
यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेसोफिल कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो छोटे होते हैं आकार में, ग्रेनायुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे और ग्रेनायुक्त होते हैं। जबकि इसमें जो होते हैं वो बड़े होते हैं, विदाउट ग्रेना होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेसोफिल जो कोशिकाएं होती हैं, पर्णमोदती कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं लाइट रिएक्शन भी करती हैं, साथ में प्रथम CO2 स्थिरीकरण भी करती है। क्या करती हैं? वो कोशिकाएं जो होती हैं वो लाइट रिएक्शन भी करती हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया करती है कि ग्रेना होता है, और प्लस वो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन भी करती हैं। ठीक है, ये कौन करता है? ये करता है बच्चों मेसोफिल सेल्स। कौन सेल करती हैं? ये सेल करती है मेसोफिल सेल्स। क्लियर? और जो दूसरी होती है हमारे पास ये बंडल सीट सेल होती है, बड़ी वाली जो होती है सेल्स, ये सेल्स केवल क्या करती हैं? ओनली CO2 सेकेंड CO2 फिक्सेशन करती हैं, सेकेंड CO2 फिक्सेशन करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रुबिस्को एंजाइम इन कोशिकाओं में होता है, इनमें नहीं होता। तो रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो CO2 फिक्स करता है। क्या करता है? CO2 फिक्स करता है और उससे ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। तो इनमें क्या होता है? केवल स्ट्रोमा होता है। क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। और गेना एब्सेंट होता है, इसमें गेना पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे ग्रेना। तो ये जो कंडीशन हमारे पास है ये यहाँ पे आती नजर आपके समझ में आ गई? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? बंडल सीड सेल में और मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में मैंने कहा कि स्मॉल साइज क्लोरोप्लास्ट होते हैं विद ग्रेना होते हैं, और बंडल सीड में लार्जर साइज क्लोरोप्लास्ट होते हैं विदाउट ग्रेना होते हैं। तो लाइट एक्शन किस में होगी? जहाँ ग्रेना होगा तो यहाँ लाइट एक्शन यहाँ भी होती है, और प्लस CO2 फिक्शन होता है प्रथम। यहाँ पर केवल CO2 का फिक्शन होता है, सेकेंड जो CO2 फिक्शन होता है कहाँ होता है? बंडल सीड में होता है। एक चीज़। दूसरा मैंने कहा था कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पर दो अलग सेल भाग लेती हैं। ठीक है, तो बंडल सीड सेल के अंदर C3 साइकिल चलता है, इसलिए यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। जबकि C3 पादप के अंदर बंडल सीड नहीं होती, इसलिए वहाँ पर एक ही सेल मेसोफिल सेल में होता है, इसलिए वहाँ पर वो प्रकाश शोषण पाया जाता है, यहाँ पर नहीं होता। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ C3 चक्र जो होता है वो केवल एक ही कोशिका में होता है, मेसोफिल कोशिका में। यहाँ पर दो प्रकार कोशिका होती हैं, अलग अलग कोशिका होती हैं। एक मेसोफिल सेल होती है, दूसरी बंडल सीट पाई जाती है। ठीक है, ये जाइलम, फ्लोएम और जाइलम होता है, और ये आपके लोअर एपिडर्मिस और क्यूटिकल होती है। तो जिन पादपों में ये संरचना पाई जाती है वो C4 प्लांट होते हैं। इसकी खोज के लिए क्रेंज नाम वैज्ञानिक की थी, इसलिए नाम तो क्रेंज एनाटॉमी नाम दिया उनके रेस्पेक्ट में। तो ये क्रेंज एनाटॉमी होती है। एक्चुअल में क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है? पत्ती की एनाटॉमी होती है। एक चीज़। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक हो गए। छोटे ग्रेनायुक्त होते हैं, वो कौन से होते हैं? मेसोफिल में होते हैं। बड़े ग्रेना रहित होते हैं, बंडल सीट में होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार के हो गए, छोटे और बड़े। द्विरूपी हो गए, इसे डाइमॉर्फिक कहते हैं। क्लियर है? तो ये तो ही बच्चों एनाटॉमी। एक बात। अब आते हैं कि इनके अंदर रिएक्शन कैसे होती है, आखिर क्लोरोप्लास्ट में रूप जो चेंज कैसे होता है। तो हम आते हैं इसके रिएक्शन में। ये हमारे पास क्या है बच्चों? C4 चक्र। ये क्या है? C4 चक्र। तो इस चक्र में आप देखिए ऊपर एक सेल बना रखी छोटी और नीचे बना रखी बड़ी, साइज में डिफरेंस है। ये छोटी सेल होती है, इसे बोलते हैं मेसोफिल सेल, और हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? पर्ण मध्योतक सेल। क्या बोलेंगे? पर्ण मध्योतक कोशिका। अगर आप भूल भी जाए तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपको। और दूसरे नंबर पे जो आती है इसे बोलते हैं हिंदी में बंडल आच्छद कोशिका। वैस्कुलर बंडलों घेर रखती है, इसलिए सब बोलते हैं बंडल आच्छद कोशिका। दो अलग कोशिका हो गई। हमारे पास पहले होता है प्रथम CO2 स्थिरीकरण होता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे वातावरणीय जो CO2 होती है उससे जो कौन ग्रहण करता है? उसे ग्रहण करता है PEP। PEP कौन सा होता है? प्रथम CO2 ग्राही। तो लिखा मैंने यहाँ पे, ये रहा PEP, फर्स्ट CO2 रिसेप्टर, प्रथम CO2 ग्राही होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास पैपकेज। ये एंजाइम होता है पैपकेज। इसका पूरा नाम क्या है? फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये हो गया आपका पैपकेज। ये जो CO2 होती है PEP की उपस्थिति में फिक्स होकर क्या बनाती है? C4 एसिड बनाती है। C4 एसिड मतलब OA, 4 कार्बन वाला एक एसिड बनाती है, जिसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं या OA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन मेसोफिल कोशिका से कहाँ जाता है?
इसके अंदर किसमें, ये क्या है, बंडल स्लिट सेल, इसमें रहता है। इसमें गेना है, इसमें गेना नहीं है, ये हम पढ़ चुके। यहाँ पर जब आएगा तो ये C4 एसिड जो होगा वो टूटेगा, क्या करेगा, टूटेगा। तो डी इसका क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ, CO2 का बाहर निकलना। तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, तो 4 कार्बन से 3 कार्बन का बन जाएगा। देखो यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, एक CO2 बाहर निकल गई, तो 4 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। तो CO2 जो बाहर निकल गई वो तो वापस से RUBP ग्रहण कर लेगा और रुबिस को एंजाइम की उपस्थिति में C3 चक्र पूरा करेगा। जैसे क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो इस चक्र में क्या बन जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज बन जाएगा, ये बन गया ग्लूकोज, शुगर बन गई। और जो हमारे पास C3 चक्र था, जो C3 एसिड बना था, C3 चक्र रिपीटेड होगा और C3 जो एसिड बनेगा 3 कार्बन वाला वो कहलाएगा पायरुविक एसिड, कहलाएगा पायरुविक अम्ल। और ये पायरुविक जो अम्ल बनेगा, C3 अम्ल बनेगा, कौन सा, पायरुविक अम्ल बनेगा, ये वापस से कहाँ भेज दिया जाएगा, बंडल स्लिट कोशिका में भेज दिया जाएगा। यहाँ भेज दिया बंडल स्लिट कोशिका में, वापस से ये रिजेनेशन पुनर्द्वंद द्वारा क्या बनाएगा, वापस से PEP का निर्माण करेगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण कर लेगा। और ये फोस्फोइनोल पायरुवेट पुनः क्या करेगा, CO2 का स्थिरीकरण करेगा। तो इस प्रक्रिया के अंदर ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो यहाँ पे हो रही है प्रक्रिया, इसके अंदर क्या चाहिए हमें, 18 ATP 12 NADPH चाहिए, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो बंडल स्लिट में जो CO2 स्थिरीकरण हो रहा है उसके अंदर 18 ATP 12 NADPH की आवश्यकता होती है, वो तो हमें चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए भी, पायरुविक एसिड से PEP बनने के प्रोसेस के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें आगे दूसरे कितने चाहिए, 12 ATP और चाहिए, कितने चाहिए हमें, 12 ATP। तो हमारे पास कुल मिलाकर C4 चक्र के अंदर 30 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 30 ATP और 12 NADPH2। एक NADPH2 3 ATP मिलती है, तो कुल कितनी हो गई, 66 ATP। कितनी हो गई, 66, 30 प्लस 36 कितनी हो गई, 66 ATP की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 66 ATP के निर्माण के लिए, या हम ये कहें 30 ATP और 12 NADPH2 के निर्माण के लिए कितनी बार चक्र चलेगा, तो ये आएगा बच्चों 12 साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक। 12 साइक्लिक 12 चक्रीय फास्फोरीकरण और 6 अचक्रीय फास्फोरीकरण जेड स्कीम चलेगी। तो 12 दूनी 24 बनेंगे, कितने बनेंगे, क्योंकि एक साइक्लिक से कितने बनते हैं, 2 ATP, तो 12 दूनी 24 इससे बन जाएंगे। और 6 ATP बनेंगे किससे, अचक्रीय से, तो 24 से 6 कितने हो गए, 30 ATP हो गए। और 6 अचक्रीय से 12 NADPH2 का निर्माण होगा, क्लियर। तो हमारे पास कुल बन जाएंगे 30 ATP और 12 NADPH2, 6 अचक्रीय 12 चक्रीय, ठीक है। इतनी ऊर्जा खर्च करके एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास C4 चक्र हुआ, यहाँ से फिक्स हुआ, नीचे आया, तो वापस डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, C3 एसिड बना, ट्रांसपोर्ट हो गया, रिजनरेशन हुआ, वापस से PEP बन गया। ये आपकी NCERT बुक में दिया हुआ डायग्राम है, आपको याद करना है। इसके अलावा यहाँ कुछ पॉइंट लिखे मैंने, ऐसे C4 एसिड जो होता है वो क्या होता है, OAA ऑक्सैलिक एसिड होता है 4 कार्बन वाला। C3 एसिड क्या होता है, PA पायरुविक एसिड होता है, इसे बोलते हैं पायरुविक एसिड्स। मेसोफिल सेल्स की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, छोटा होता है और ग्रेनायुक्त होता है। बंडल स्लिट की खास बात क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट बड़े आकार का होता है परंतु ग्रेना नहीं होता, ग्रेना रहित होता है, ठीक है। और ये ऊर्जा के बारे में बताया हुआ है। तो ये एक C4 चक्र हुआ पूरा, क्लियर। अब C4 चक्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे, क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा भी 11th क्लास में पढ़ा था कि C3 और C4 चक्र में डिफरेंस के हम बात करें तो C4 चक्र की इंपॉर्टेंस क्या है। C4 चक्र अधिक महत्वपूर्ण होता है C चक्र की तुलना में। क्वेश्चन आता है क्यों होता है, क्योंकि C4 चक्र में प्रकाश अवसन नहीं पाया जाता, जबकि C3 चक्र में प्रकाश अवसन पाया जाता है। तो C3 पादप प्रकाश अवसन प्रदर्शित करते हैं, जबकि C4 पादप प्रकाश अवसन नहीं होता। इसी कारण से C4 पादप अधिक उत्पादन करते हैं, C3 पादप उत्पादन कम करते हैं, क्लियर। C4 पादपों में 2 बार स्थिरीकरण होता है CO2 का,
इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं पड़ता, बार बार इफेक्ट नहीं आता। जबकि C3 पादपों में बार बार इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर और तापमान बढ़ने पर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीडेज एंजाइम की तरह कार्य करने लगता है। बात समझ आ गई? तो अभी हम लिखेंगे C3 और C4 के बारे में अंतर समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इस डायग्राम को, चार्ट को बना लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। तो बच्चों C3 और C4 प्लांट दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है C3 और C4 में। हम लोग प्लांट स्ट्रक्चर पढ़ चुके, साइकिल पूरा पढ़ चुके, डायग्राम विद बना चुके हम लोग। अब हमें कंपेरिजन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि C3 और C4 प्लांट या C3 या C4 चक्र में अंतर बताइए। तो हमें कैसे लिखना है उसको? आपके बोर्ड में बहुत सारे अंतर लिखे हुए हैं, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दे रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ मुख्य जो अंतर है जो हमने पढ़े हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है आपका हेडिंग? द डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स। क्लियर? C3 और C4 चक्र पादप जो इनमें अंतर क्या होते हैं। यहाँ हमने पहले C3 प्लांट लिया, यहाँ पे हमने लिया C4 प्लांट, ये टेबल बनाई मैंने आपके सामने। यहाँ पे पहला अंतर जो हम बात करते हैं, जो हम बार बार रिपीट करते आए हैं, प्रथम CO2 ग्राही C3 में कौन सा होता है? RUBP होता है। यहाँ कौन सा होगा? PEP फोस्फोइनोल पायरवेट होगा। क्लियर? एक चीज़, प्रथम एंजाइम जो यहाँ पे काम आएगा रुबिस्को होगा, वहाँ पे कौन सा होगा? पैपकेज फोस्फोइनोल पायरवेट कार्बोक्सिलेज होगा। प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा स्थायी यौगिक जो बनेगा वो बनेगा PGA, 3 कार्बन वाला होगा। यहाँ पर क्या बनेगा? 4 कार्बन वाला OA बनता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है। क्लियर? यहाँ हमने कहा केवल एक ही सेल, ओनली सिंगल टाइप सेल रिक्वायर्ड, केवल एक ही प्रकार की कोशिका काम आती है। वो कौन सी कोशिका होती है? पर्ण मध्यतक कोशिका। कौन सी सेल आएगी यहाँ पे? लिख सकते हैं हम लोग, लिखे तो पर्ण मध्यतक मेसोफिल सेल काम आती है, ओनली एक ही प्रकार की। जबकि वहाँ पर हमारे पास कितने प्रकार की आती हैं? 2 प्रकार की कोशिका काम आती हैं। एक आती है आपके पर्ण मध्यतक और दूसरी आती है बंडल आच्छद कोशिका। कौन सी आती है? बंडल आच्छद कोशिका काम आती है। तो हमारे पास 2 कोशिका काम आ गई यहाँ पर। ये भी डिफरेंस है, C3 में केवल एक ही प्रकार की आती है, C4 में 2 प्रकार की आती है। फिर हम बात करें आगे, क्रेंज एनाटॉमी अनुपस्थित होती है पत्तियों के अंदर, जबकि यहाँ पर C4 में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। ठीक है, C3 प्लांट के अंदर प्रकाश अवसन, फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश अवसन, प्रकाश शोषण उपस्थित होता है, उपस्थित है। जबकि C4 प्लांट के अंदर प्रकाश शोषण जो होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। प्रकाश शोषण क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में शोषण। दोपहर के समय जो पादप शोषण करते हैं, C3 पादप करते हैं वो, और रुबिस्को एंजाइम होता है वो ग्रहण कर लेता है, उसमें से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, तो उत्पादन क्षमता घट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश शोषण। लेकिन C4 प्लांट में क्योंकि अलग CO2 फिक्शन होता है इसलिए वहाँ पर प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता, इसलिए C4 पादप C3 तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि C3 या C4 पादप में कौन सा दक्ष होता है, तो C4 पादप अधिक दक्ष होते हैं उत्पादन में। फिर क्लोरोप्लास्ट ओनली 1 टाइप, यहाँ पे एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सेल मेसोफिल एक ही प्रकार की होती है। जबकि यहाँ पर
क्लोरोप्लास्ट बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक मेसोफिल सेल वाले, एक होते हैं बंडल शीट सेल वाले। यहाँ लिखा है ना BSC मतलब बंडल शीट सेल, छोटे गेनायुक्त, बड़े गेना रहित। तो आप कैसे लिख सकते हैं इनको, छोटे गेनायुक्त, और यहाँ हम लिख सकते हैं इसको बड़े गेना रहित। तो दो प्रकार के हो गए, क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो होता है इसके अंदर ऊर्जा कितनी आवश्यकता होती है। तो हमने कहा था कि 18 ATP और 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होती है। कितनी होती है, 18 ATP और 12 NADPH2। तो हम अगर टोटल गिने तो कितने हो गए, 54 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 54। और यहाँ हम बात करें C4 चक्र में कितने होते हैं, 30 ATP और 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब 66 ATP चाहिए होते हैं एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने साइक्लिक नॉन साइक्लिक होंगे, 12 साइक्लिक 6 नॉन साइक्लिक होंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 6 साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक होंगे। तो अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ, इधर साइड में मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, 6 तो होंगे साइक्लिक और 6 क्या होंगे, नॉन साइक्लिक। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके अंदर C4 के अंदर बात करूँ, तो C4 के अंदर बच्चों क्या होंगे, 12 साइक्लिक होंगे और 6 नॉन साइक्लिक होंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो 30 ATP 12 NADPH2 काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया मेडिकल में आपके, और क्या है कि C3 चक्र में और C4 चक्र में क्रम से एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने ATP और NADPH2 की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन फिर सुन लेना कि C3 और C4 चक्र में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए, स्थिरीकरण के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो बच्चों वो सिंपल सा है, आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारे पास 3 ATP और 2 NADPH2 ये चाहिए किसके लिए, C3 चक्र में, C3 साइकिल में चाहिए किसके लिए, 1 कार्बन फिक्सेशन। किसके लिए, 1 कार्बन फिक्सेशन के लिए हम बात करते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये चाहिए इसके लिए, और 5 ATP प्लस 2 NADPH2 ये चाहिए C4 साइकिल के लिए। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, 18 ATP में भाग दे दीजिए 6 का, 6 × 18, 6 दूनी 12, वहाँ पे 30 से भाग दे दीजिए, 6 × 30, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ सकते हैं, मेडिकल में पूछी गई है, क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है आपके। तो C3 के लिए 3 ATP 2 NADPH2, C4 के लिए 5 ATP 2 NADPH2 रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, कैलकुलेट कर लीजिए। 18 ATP 12 NADPH2 आएगा, उधर हम बात करें तो 30 ATP और 12 NADPH2 आएगा। और अगर इनको हम केवल ATP में काउंट करें तो कैसे करेंगे, केवल ATP में काउंट करें तो यहाँ कितने जाएंगे, 3 + 3 6 ATP, 3 तो ये रहे, 3 6 जाएंगे, यहाँ पे कितने जाएंगे, 11 ATP। कितने जाएंगे, 11 ATP। कैसे, 5 ये रहे, 6 ही हो गए। तो NADPH2, क्योंकि एक NADPH2 जो होता है उससे कितने ATP बनते हैं बच्चों, 3 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 11 ATP हो गए। क्लियर, हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 66 में आपको भाग दे दीजिए 6 का, 11 × 66, या 54 था, 54 में भाग दे दीजिए, आपका जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी 9 ATP, 9 × 6 = 54, 9 ATP आएंगे, 6 नहीं 9 ATP, ठीक है। 9 ATP यहाँ आएंगे और 11 ATP यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, वो है ओनली 1 टाइम CO2 फिक्शन। क्या होता है, एक टाइम CO2 फिक्शन होता है, जबकि C4 में 2 टाइप CO2 फिक्शन होता है। पहला फिक्शन कहाँ होता है, मेसोफिल कोशिका में पेपकेज द्वारा, और दूसरा CO2 स्थिरीकरण कहाँ होता है, रूबिस्को द्वारा होता है, कहाँ पर, बंडल शीट सेल में, ठीक है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 मुक्त होने वाला और CO2 ग्रहण करने वाला, दोनों का पॉइंट एक हो जाता है, उसे बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। मुक्त की गई CO2 श्वसन द्वारा और प्रकाश द्वारा ग्रहण की गई CO2 की मात्रा अगर बराबर हो जाती है तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, या हिंदी में बोलते हैं संतुलनकारी बिंदु, ठीक है ना। जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों समान होता है, तो वह यहाँ पे जो उसके लिए जो बिंदु होता है, कंपनसेशन पॉइंट होता है, संतुलनकारी बिंदु होता है, उसके लिए CO2 की मात्रा कितनी होती है, 25 से 100 ppm हो सकती है, कहाँ पर, C3 चक्र में। जबकि यहाँ पर कितनी होती है, 8 से 10 ppm के अंतर्गत
होती है। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंस लिखे हैं मैंने C3 और C4 प्लांट के, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इनमें से आप पढ़ लेना, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो।